मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं अपनी ससुराल आ गई थी। मुझे एक सजे सजाए बेड पर बिठा दिया गया था। मैं इसी तरह घूंघट ओढ़े हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वो मेरे कमरे में आए, मैंने उन्हें देखा। मेरे पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान थे। उसे देखते ही कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई जब उस आदमी पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि मेरे पति के पीछे ही खड़ा था। मैं उसे देखती ही रह गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक औरत के कमरे में उसके पति के अलावा कोई और भी आए, वो भी सुहाग रात के कमरे में। लेकिन मेरा पति शायद उसे खुद साथ लेकर आया था। मैंने देखा, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में लालिमा थी और अजीब हुलिये के साथ आया था। और वो बहुत ही अजीब आदमी था। मैं अपने सामने उसे देखकर ही डर गई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी देखभाल कर ही की होगी। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं की थी जो अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत ना कर सकता हो। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं बहुत तसल्ली से बैठी रही। तभी वो आदमी नीचे झुका और उसने बेड के नीचे एक ट्रे अंडों की रख दी। घूंघट के नीचे से ही मैंने उस आदमी को अंडों की ट्रे रखते हुए देख लिया था। मैं तो हैरान हो गई कि बेड के नीचे अंडे कौन रखता है। अंडे तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ है। लेकिन मैंने चुप्पी साध ली कि आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। मैं किसी तरह की बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप ये सारा सब कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा और कमरे से बाहर चला गया। चलो, भगवान की कृपा हुई कि वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। उस आदमी की डरावनी नज़र से ही मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जिस नज़र से वो मुझे देख रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वो मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरा पति मुझसे कुछ मीठी बातें कहेगा, मेरा हालचाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कहने लगा, सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आई है। तुम भी अपने कपड़े बदलकर आराम से सो जाओ। शादी की थकावट ने तुम्हें परेशान कर दिया होगा, इसलिए तुम्हें भी नींद की ज़रूरत है। मैं तो उसे हक्का बक्का होकर देखने लगी। इस आदमी ने नज़र भरकर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। जिस आदमी के लिए औरत इतना तैयार होती है, कितने सपने बुनती है इस रात को लेकर, और फिर पति अपने मुंह से एक शब्द भी तारीफ ना निकाले, तो वो आदमी किस काम का। और उस दुल्हन पर क्या गुजरती है, उसके तो सारे सपने ही टूट जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने पति की तरफ से मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैंने ये बात अपने पति से बोल भी दी कि रोहित, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर रोहित जोर से हंसा था। कहने लगा, कोई बात नहीं, दिल टूट गया फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, बेड के नीचे रखे हुए अंडे नहीं टूटने चाहिए। दिल टूटता है तो जुड़ भी जाता है। वैसे मैंने सुना है औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। ये कहकर रोहित फिर से हंसने लगा। फिर सोचने वाले अंदाज में बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो मम्मी के कमरे में होना चाहिए था। मैंने अपने मम्मी से कहा भी था। लगता है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने क्या बात कही थी? मैंने अपने पति से बहुत ही हैरानी से पूछा। मेरे पति ने बहुत ही अजीब और अनोखी बात बोली। कहने लगा कि मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि 40 दिन तक तुम्हें अपने कमरे में रखे, लेकिन तुम हो कि यहाँ बैठी हो। अपने पति की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। रोहित तो फिर बोलने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ न देखूँ। तुम जाओ, कपड़े बदल कर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि कल से तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी, बल्कि मेरी मम्मी के कमरे में ही रहोगी। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्मीद है कि तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी। मैंने इसलिए तुमसे शादी की थी कि तुम एक सीधी सादी और शर्मीली सी लड़की हो। बेशरम लड़कियों की तरह अपने पति के साथ रहने की जिद नहीं करोगी। मैं हैरान होकर अपने पति की बात सुनने लगी। भला पति के साथ में रहना कौन सी बेशर्मी होती है। लेकिन मेरे पति की सोच बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर मैं ये सोचकर चुप हो गई कि अभी शायद रोहित तो मेरी बात ना सुने। मैं चुपचाप बैठ गई और आगे के बारे में सोचने लगी। मैंने सोचा, हो सकता है समय के साथ सब ठीक हो जाए। मैंने सोचा, सुबह उठकर अपनी सास से बात करूंगी। हो सकता है इस समस्या का समाधान उनके पास हो। रोहित का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरी सास मुझे कुछ समझा सकें कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। और यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह होते ही मेरी सास ने दरवाजे पर नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने ही मेरी सास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ी थीं। मुझसे कहने लगीं, कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा? उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी हो।
सास की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके गले लग गई और कहने लगी, नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके बेटे ने तो मुझसे बात भी नहीं की, उल्टा मुझसे ये कहते हैं कि तुम मम्मी के कमरे में रहो। भला ये कौन सा रिवाज है? हमारे यहाँ तो शादियाँ होती हैं तो दुल्हन अपने दूल्हा के साथ ही रहती है। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि पत्नी हमेशा पति के साथ ही रहती है। लेकिन मेरा पति तो अजीबोगरीब बातें करता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास का रवैया एकदम से बदल गया। वो मुझसे हमदर्दी करने की बजाय एकदम गुस्से में आकर बोली, अरे कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति को पहली रात में भी अपने बस में न कर सकी? अरे औरत तो वो चीज़ है जिसके सामने पत्थर से पत्थर आदमी भी पिघल जाए। लेकिन आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, अपनी ही मौज मस्ती में रहती हैं, दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो अपना घर बसाना भी नहीं आता। अरे हमारी देखो, पहली रात में ही पति की इतनी सेवा की थी कि वो मेरे मुरीद हो गए थे। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं? जब रोहित ने कह दिया कि तुम मेरे कमरे में रहोगी तो अब यही करना होगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ मर्दों की ही चलती है। मर्द चाहे उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो, औरतें हमेशा उसकी बात को मानती हैं। अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी। इसमें मेरा कसूर नहीं, मैंने तो तुम्हें पूरा मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया। मेरी सास तो ऐसे बातें कर रही थीं जैसे उनका बेटा कोई महाराजा हो और औरतें उनकी बांदियाँ हों। अभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरी सास बोली, मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ कि मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है तो मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती हूँ और रोहित के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह तुम दोनों आपस में थोड़ा टाइम बिता सकते हो। नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता आपस में ठीक नहीं है। मुझे अपनी सास की ये बात पसंद आई। मैंने सोचा, चलो इस तरह मैं रोहित के सामने रहूँगी। रोहित मुझे देखेगा तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत ही अजीब थे, ज़्यादातर अपने कमरे के अंदर ही बंद रहते थे। मैं धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके सीख रही थी। मेरी एक शादीशुदा नंद भी थी, उसका भी यही हाल था। वो अपने के पति के साथ ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी सास के कमरे में लेटी हुई थी। नींद तो क्या नहीं थी, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी थी। तभी मुझे लगा कि बाहर गेट पर कोई है। मैंने उठकर कमरे की खिड़की से देखा तो रोहित घर के बाहरी गेट से अंदर आ रहे थे। लेकिन ये देखकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि उनके साथ में एक लड़की भी थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। काले लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, चमकदार आंखें, गोरी रंगत, बहुत ही सुंदर थी वो लड़की। उसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उसके पीछे पीछे वही आदमी था जो उस दिन मेरी सुहागरात के कमरे में मेरे पति के साथ आया था। उस आदमी को देखकर मुझे फिर से डर लगने लगा। बहुत ही अजीब सी शक्ल थी उसकी। आंखों में वही लालिमा थी, चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थीं, बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे से थे। बहुत ही डरावनी शक्ल थी उसकी। फिर ख्याल आया, क्या फिर वही तो इस लड़की को घर में लेकर नहीं आया? पहला ख्याल दिल में यही आया कि कहीं रोहित इससे शादी तो नहीं कर रहा। अब तक रोहित ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, हमेशा मुझे नज़रअंदाज कर देता था। मैं उसके सामने आ जाती तब भी मुझे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं रोहित को ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरी इजाज़त के बिना रोहित दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और इसी गुस्से की हालत में मैं रोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित ने मुझे अपने सामने से हटा दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने रोहित को पीछे से आवाज़ दी, रोहित मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रोहित ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चला गया, साथ में वो लड़की और वो आदमी भी उसके साथ कमरे में चले गए। मैं रोहित के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी तो रोहित ने मुझे बाहर धकेल कर कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कमरे के बाहर से ही चीख कर कहा, रोहित तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़की के साथ अंदर कमरे में क्या कर रहे हो? इस बार रोहित ने मेरी बात का जवाब दिया। वो बोला, तुम बेवकूफ़ हो, मैं इस लड़की के साथ कमरे में अकेला नहीं हूँ। ये बाबा जी भी तो मेरे साथ कमरे में हैं, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। रोहित की बात सुनकर मैं फिर गुस्से से बोली थी। मैंने कहा था, रोहित मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। मैं तुम्हारे इरादे जान गई हूँ। तुम ज़रूर इस लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज भी नहीं होने दूंगी। तुमने मुझसे शादी की है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। अगर तुमने मेरे साथ ये सब करना था तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की?
इस लड़की से पहले ही शादी कर लेते, लेकिन जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है तो मैं इस घर में सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर रोहित ने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पत्नी जी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा। तुम ही मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। रोहित की बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रोहित इस रिश्ते को निभाने की बात तो कर रहा है। लेकिन मेरी सुई फिर उस लड़की पर जाकर अटक गई कि ये लड़की इस घर में क्या कर रही है। और फिर मैं उस आदमी को देखने लगी। वो सामने ही खड़ा अजीब नज़रों से मुझे घूर रहा था। उसकी अजीब नज़रों से मुझे झुरझुरी आ गई। रोहित तो फिर थोड़ा गुस्से में बोला, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मेरे पति की बात करने के अंदाज में बिल्कुल भी अपनापन नहीं होता था। वो बहुत ही कठोरता से बात करता था। लेकिन अब तो मुझे रोहित की इस तरह बात करने की आदत पड़ गई थी। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे और रोहित ने इन 3 महीनों में मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की थी। मैंने रोहित से ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। रोहित की बातों से इतना तो मुझे लगा था कि रोहित तो उस लड़की से शादी नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं रोहित तो उस लड़की को घर में क्यों लाया है। रोहित ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरी सास गहरी नींद में सो रही थीं, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने घर को बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है रोहित सीधे रास्ते पर आ जाए। कुछ तो था जो वो मुझसे कुछ छुपा रहा था, लेकिन क्या छुपा रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उठी तो मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया। मैंने सोचा था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रोहित के पास रहने की कोशिश करूँगी, और यही सोचकर अच्छे से तैयार होकर मैं रोहित के पास कमरे में चली गई। लेकिन ये क्या, कमरे के हालात तो देखकर मैं दंग ही रह गई। पूरा कमरा टोने टोटकों के सामानों से भरा पड़ा था। वो बाबा अब भी मौजूद था। मुझे देखकर रोहित तो पहले तो हड़बड़ा गया, फिर गुस्से में मेरे पास आकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे मना किया था ना अपने कमरे में आने के लिए, जाओ यहाँ से। रोहित ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर निकालना चाहा, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हिली। मैं वहीं खड़ी रही। मैंने गुस्से से कहा, रोहित, ये तुम सब क्या कर रहे हो? तुम ज़रूर कुछ गलत काम कर रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। तुम इन ढोंगी बाबाओं को नहीं जानते, लेकिन इन बाबाओं को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं तुम्हें इन बाबाओं के झांसे में नहीं आने दूंगी। मैंने कहर भरी नज़र उस बाबा पर डाली थी। उस बाबा ने भी मुझे बहुत ही डरावनी नज़रों से देखा था। एक पल के लिए तो मैं सहम गई, लेकिन फिर अपने इरादों पर डटी रही और रोहित को समझाते हुए बोली, रोहित, चलो यहाँ से, ये सब कुछ करना बंद करो। ये अंधविश्वास है। जो भी तुम कर रहे हो वो गलत है। रोहित ने मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रोहित ने मेरी एक ना सुनी। अब तो ये रोज का हो गया। रोहित रोज एक लड़की को लेकर आता था, लेकिन मैंने ध्यान दिया था कि सारी लड़कियां शादीशुदा ही होती थीं। मुझे हैरत हुई, भला रोहित शादीशुदा लड़कियों को ही क्यों लाता है? जब भी रोहित लड़कियों को लाता तो वो बाबा भी साथ में ज़रूर होता। रोहित ये काम अपनी माँ से छुप कर करता था। जब भी मेरी सास सो जाती तभी रोहित लड़कियों को लाता था। मैंने इस बारे में अपनी सास से बात की तो वो कहने लगी कि रोहित शादी के लिए तैयार नहीं था। मैंने ही ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। मुझे लगा रोहित शादी के झमेले में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। मैंने सोचा था शादी होने के बाद वो खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, लेकिन उसने तो तुम्हें पहली रात को ही कमरे से निकाल दिया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों के बीच में शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। मैं अपनी सास को लड़कियों वाली बात बताते बताते रह गई। मैंने सोचा अगर मैं अपनी सास को ये सब बातें बता दूंगी तो हो सकता है मेरी सास रोहित से इस बारे में बात करें और रोहित चौकन्ना हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि रोहित चौकन्ना हो, क्योंकि मैं रोहित के सच को जानना चाहती थी। आखिर वो ये सब क्या कर रहा है, सब पता लगाना चाहती थी। और उसका एक ही तरीका था कि रोहित को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ को उसकी हरकतों के बारे में पता है। नहीं तो हो सकता है कि रोहित लड़कियां घर पर लाने की बजाय कहीं और ले जाना शुरू कर दे। अगली रात जब मेरी सास गहरी नींद में चली गई तो मैं चुपके से उठकर रोहित के कमरे में आ गई। अभी रोहित के आने का समय नहीं हुआ था। रोहित के आने में अभी 10-5 मिनट ही थे। मैं एक ऐसी जगह छुपकर बैठ गई जहाँ से मुझे कमरे का पूरा नज़ारा देखने को मिल सकता था, लेकिन रोहित मुझे नहीं देख सकता था। अभी मुझे बैठे 10 मिनट ही हुए थे कि तभी मुझे बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। ये रोहित ही था और वो अजीब सा बाबा भी उसके साथ था। जब वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा आज कोई भी औरत उनके साथ नहीं थी।
ये देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मुझे उस बाबा के बोलने की आवाज़ आई। वो कह रहा था, रोहित तुम्हें अपनी पत्नी का कुछ करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे ही हमारे काम में टांग अड़ाती रही तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। नया नया धंधा जमा है और चल भी खूब अच्छा रहा है। लेकिन तुम्हारी पत्नी अगर ऐसे ही बीच में आती रही तो इसे चौपट होने में देर नहीं लगेगी। मैं सकते की हालत में चुपचाप खड़ी थी। किस धंधे की बात कर रहे थे ये लोग? मैंने अपना दिमाग लगाया, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। वाइब्रेशन मोड पर तो मैं उसे पहले ही कर चुकी थी। मैंने उसका कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगी। रोहित बहुत ही गंदी हंसी हंसकर बोला, उस औरत की क्या मजाल है जो मेरे काम में टांग अड़ाए। 1 मिनट में उसको घर से चलता कर दूंगा। वो तो मैं अपनी माँ की वजह से चुप हूँ, नहीं तो उसे कब का घर से निकाल चुका होता। रोहित की बातें सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगीं, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो अपने माँ बाप की आज्ञा पर सर झुका दिया था। मैंने सोचा था मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया है वो अच्छा ही होगा। लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी थी, जो मेरे नसीब में एक धोखेबाज इंसान लिखा था। कुछ देर तक दोनों के पीने पिलाने का दौर चलता रहा। आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मैंने अपने कानों में उंगलियां डाली। कितना गिरा हुआ इंसान था रोहित, औरतों को अपने पैरों की जूती समझता था। बहुत देर बाद वो बाबा को छोड़ने गेट तक गया और मेरे पास यही मौका था। मैं जल्दी से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। मुझे ये तो नहीं पता था कि रोहित उन औरतों के साथ क्या करता है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि ज़रूर कुछ गलत करता है। सुबह होते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैं पुलिस स्टेशन गई। मैंने रात की बनाई हुई वो वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाई और कहा कि मेरा पति गैर कानूनी काम करता है, इसका मुझे शक है। अगर आप मेरी मदद करें तो एक मुजरिम को पकड़वाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसे उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस वाले मेरी मदद करने को तैयार हो गए। मैंने कहा, जैसे ही कल रोहित और वो बाबा घर आते हैं मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप आ जाना और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना। और फिर मैं घर आ गई। जैसे तैसे करके पूरा दिन कट गया और फिर रात हुई। मेरी सास सोने के लिए कमरे में चली गई। अभी उन्हें सोए 10-15 मिनट ही हुए थे कि तभी रोहित आया। आज उसके साथ एक औरत भी थी। जैसे ही वे तीनों कमरे में गए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और हमारे घर पर धावा बोल दिया। मैंने रोहित के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस वाले गेट को खुलवाकर अंदर गए और उन तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस की मार से रोहित ने सच बोल दिया था। उसने बताया कि वो बांझ औरतों को झांसा देते थे कि हमारे पास एक ऐसा टोटका है जिसे करने से बांझ औरतें माँ बन जाती हैं। रोहित और वो बाबा मिलकर उन औरतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और वो औरतें बच्चे के लालच में आकर कुछ भी विरोध नहीं करती थीं। उन दोनों पर अपना सर्वस्व लुटाकर वो इस विश्वास के साथ चली जाती थीं कि वो अब माँ बन जाएंगी। दिखावे के लिए रोहित उन औरतों के साथ कुछ टोटका भी करता था जिससे कि औरतों को शक ना हो। वो जो अंडे मेरे बेड के नीचे रखे रहते थे वही अंडों पर कुछ मंत्र पढ़कर उन औरतों को पिलाया करता था। मंत्र पढ़ने का काम वो बाबा करता था और औरतों से कहता कि जादुई अंडा है, इसे पीने के बाद तुम माँ बन जाओगी। और औरतें खुशी खुशी वो अंडा पी लेती थीं। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले गई। जब मेरी सास को पता चला तो वो बहुत रोई थीं, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाई, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया था अनजाने में किया था। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने घर ले गए। दुख तो था कि मुझे जीवन साथी मिला तो ऐसा मिला जो एक मुजरिम था, लेकिन खुशी इस बात की भी थी कि मेरे द्वारा न जाने कितनी औरतें बर्बाद होने से बच गई थीं। मैंने रोहित से तलाक ले ली है और अब अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। मैं अपने सारे दर्शकों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में ना पड़ें। अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज करवाएं। बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करें। ये सब अंधविश्वास होता है, जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।